हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 29 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस जिसमें जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने इसमें से किसी भी डाटा का इस्तेमाल करना है तो GS1, GS2, GS3 इसमें से कौन से पेपर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रेलेवेंट आंसर्स लिखकर तैयार कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए आज के सेशन में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 29 अप्रैल 2024 का द हिंदू और उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहले समाचार में हमको बात करनी है DMR 249 के बारे में। DMR 249 एक खास तरीके का स्टील होता है एंड इस स्टील का इस्तेमाल भारत का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इसके कंस्ट्रक्शन में इस स्टील का इस्तेमाल किया गया था। तो कहानी ये है कि जब फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारा अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनाया जाएगा, उसको हम लोग विदेशों से नहीं खरीदेंगे, तब समस्या ये आई कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए जिस खास तरीके की स्टील की ज़रूरत पड़ती थी वो स्टील इंडिया में अवेलेबल नहीं था, मैन्युफैक्चर नहीं होता था। ऐसी कंडीशन में फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO एंड इंडियन नेवी, इन तीनों ने साथ में कोलैबोरेशन किया एंड फाइनली फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो स्टील है जिसकी ज़रूरत इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए आपको लगेगा, इसको हम लोग भारत में ही बनाएंगे। इंडियन नेवी ने अपने स्पेसिफिकेशंस बताए कि वो स्टील की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी मदद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा। DRDO ने फिर उस स्टील को डेवलप किया और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करी किस तरह से बनाया जाएगा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फिर उसका मास प्रोडक्शन किया एंड उसके बाद में इसको सप्लाई किया गया जहां पर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसकी मदद से फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार किया गया। अब ये स्टील इतनी उम्दा क्वालिटी का है, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी का स्टील है कि आज की तारीख में भारत में इंडियन नेवी के जितने भी वॉरशिप्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो चाहे सबमरीन हो, चाहे फ्रिगेट हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे किसी और तरीके का जहाज़ हो, सारे जहाज़ों में DMR 249 स्टील का इस्तेमाल आज की तारीख में किया जा रहा है। तो बहुत ये काम का स्टील है और इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं की रक्षा में भारत की सीमाओं की रक्षा अच्छे से हो सके उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस DMR 249 स्टील और इससे बने हुए जहाज़ बखूबी निभा रहे हैं। तो ये तो खैर हो गया हमारा समाचार। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि DMR 249 जो काफ़ी वक्त से न्यूज़ में है ये क्या चीज़ है, तो अपने को याद रखना है खास तरीके का स्टील है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि DMR 249 स्टील जो है ये एक तरीके का स्टील होता है और इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। जवाब हो जाएगा नेवी के वॉरशिप्स बनाने में किया जाता है और हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको भी इससे बनाया गया था। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DMR 249 स्टील जो है उसको किसने डेवलप किया है, तो इसका जवाब है तीन लोगों ने मिलकर या तीन लोगों के कोलाब्रेशन से ये स्टील बनकर तैयार हुआ था। पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है इंडियन नेवी। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनकर अपने तैयार होते हैं इस न्यूज़ में से एंड सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ही यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो इसको अपने को याद रखना है और अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लोगों से ये करते बनना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बात करनी है न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर पहले ये देख लेते हैं कि इसको पढ़ना क्यों है। तो समाचार ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकाली है रिसेंटली, और उसमें ये बोला गया है कि जो एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स या फिर क्लाइमेट शॉक्स होते हैं इसमें सिर्फ फूड इन्फ्लेशन होता हो ऐसा ही नहीं है, साथ ही साथ ये नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं। समझते हैं इसे थोड़ा सा। देखिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब होता है या फिर क्लाइमेट शॉक का मतलब होता है कहीं पर अगर बहुत खतरनाक किस्म का या बहुत तगड़े किस्म का कोई अकाल पड़ जाए, बहुत बुरा सूखा पड़ जाए, मानसून बहुत बुरी तरह से फेल हो जाए, या फिर कहीं पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो जाए, जितना आपका नॉर्मल मानसून आता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी बरस जाए और एकदम बहुत बुरी बाढ़ आ जाए, या फिर कहीं पर एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाए। फ्लैश फ्लड
का मतलब होता है बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, या फिर अगर कहीं पर शिलावृष्टि हो जाए, ओले वगैरह गिर जाए, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ कहलाते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब जब भी कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं तो इसके चलते आपकी फसल खराब होती है, और फसल खराब होती है तो जाहिर सी बात है फिर खाने पीने का सामान जो है वो कम हो जाता है। तो आरबीआई की जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है उसमें इनका कहना यह है कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या क्लाइमेट शॉक की घटना घटती है कहीं पर, तो उसके चलते सिर्फ फूड इन्फ्लेशन नहीं आता, फूड इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके चलते फसल खराब होगी, फसल खराब होगी तो खाने पीने के सामान की कमी होगी, जिस चीज़ की कमी होती है जाहिर सी बात है उसका रेट या फिर उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ी जाती है। तो इनका कहना यह है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या फिर क्लाइमेट शॉक्स के चलते सिर्फ फूड इन्फ्लेशन हो रहा हो ऐसा नहीं है, साथ ही साथ ये आपके नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी ये असर डाल रहा है। तो क्योंकि इस रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर टर्म का जिक्र आ गया है कि ये नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट डाल रहा है, इसलिए अपनी अब एक एज एन एस्पिरेंट जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ये नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भला है इसके बारे में पता करें। तो हम लोग सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ये नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। Natural or neutral rate of interest is the rate which prevails when monetary policy is neither contractionary nor expansionary। मतलब ये कि एक ऐसा रेट जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ना तो कॉन्ट्रैक्शनरी है ना एक्सपेंशनरी है, इसका मतलब ना तो आप इन्फ्लेशन से लड़ रहे हो ना आप डिफ्लेशन से लड़ रहे हो, यानी कि आपकी इकोनॉमी में ना तो भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं ना आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं। जब अपने को पता है कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जब इन्फ्लेशन होता है, तब आपने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो एक खास तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है। इसी तरीके से जब आपके यहाँ डिफ्लेशन आ रहा होता है, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा कम हो रहे होते हैं, तब आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर सेंट्रल बैंक एक खास तरीके की पॉलिसी चलाता है। तो इस पॉलिसीज़ को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या फिर इनके लिए और भी दूसरे शब्द हैं टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पॉइंट यह है कि अगर आपका दाम बढ़ रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि भाई दामों को कम करवाया जाए, इन्फ्लेशन को कम करवाया जाए, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर टाइट मनी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर दाम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी आरबीआई की जिम्मेदारी है कि ये दामों को एक सर्टेन रेट पर रखा जाए, उस रेट एक पर्टिकुलर रेट से इनका दाम कम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है इसको भी कई बार हम लोग बोल देते हैं आपका ईजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी। खैर जो भी है, पॉइंट यह है कि इन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब इकोनॉमी में या तो किसी भी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के दाम कम हो रहे हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ना तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है और ना आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ रहा है, ना किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं ना किसी चीज़ के दाम कम हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो आपका रेट चलता है, जिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर आपके यहाँ बैंक वगैरह से आपको सारा जो लोन वगैरह मिलता है वो सारी चीज़ें होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का जो आपका बेसिक रेट होता है उसको फिर कहा जाता है नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों के पास में रोजगार है, कोई भी एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है, आपकी इकोनॉमी का जो मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट हो सकता है, यानी कि आर्थिक तौर पे आपकी इकोनॉमी में से जितना आउटपुट निकाला जा सकता है उस मैक्सिमम आउटपुट पे आपकी इकोनॉमी काम कर रही है, और आपके यहाँ ना तो दाम बढ़ रहे हैं ना तो दाम कम हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, या फिर इसको कई बार नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इसके दो और नाम होते हैं, एक है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है आर स्टार। इसको या तो अब आप आर स्टार भी लिख सकते हो या फिर आर बना के इसके ऊपर इस तरीके से स्टार भी बना दोगे, इसका भी वही मतलब होता है। तो इसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, बेसिकली इसका सेंस या फिर इसका मतलब वही बनता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर आपकी इकोनॉमी इस तरह से काम कर रही है कि ना तो इसमें इन्फ्लेशन है ना इसमें डिफ्लेशन है, ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट आपके यहाँ पे चल रहा है उसको आप नेचुरल या फिर न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। इसको घुमा के बोला जा सकता है कि अगर आपकी इकोनॉमी इस तरह से फंक्शन कर रही है कि उसका मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट आपको मिल रहा है, आपके यहाँ हर आदमी रोजगार है उसके पास में, और इन्फ्लेशन स्टेबल है, ना तो उसके किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर रेट है वही बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर बैंकों से आपको लोन मिलेगा, इसको बोला जाता है नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके दो नाम और होते हैं, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है आर स्टार। तो ये अपने को याद रखना। अब रिपोर्ट क्या कहती है एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, यानी कि कहीं पर अगर अकाल पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, क्लाइमेटिक शॉक आ गया, तो इसके चलते सिर्फ खाने पीने के दाम या फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऐसा नहीं होता, साथ ही साथ आपकी नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इसका असर
पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया अपना नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब अगर इसके ऊपर सवाल आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भैया ऐसी पॉलिसी जिसमें ना तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, ऐसे वक्त में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोला जाता है नेचुरल या फिर न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर ऐसी इकोनॉमी जो अपने मैक्सिमम आउटपुट पे काम कर रही है, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, तब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे न्यूट्रल रेट कहा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन। इस खबर में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, आरबीआई वालों ने ये बोला था कि हम लोग एक नए किस्म का काइनिशियन मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस काइनिशियन मॉडल की मदद से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई क्लाइमेट में बदलाव नहीं आता, 4 महीने 6 महीने के हिसाब से अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, तो जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर किसी भी तरीके का क्लाइमेट में कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं होता, जैसा सामान्य आपका क्लाइमेट रहता है, अगर वैसा ही क्लाइमेट रहेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा उस चीज़ का, यानी कि आपकी इकोनॉमी जो बड़े लेवल पर चल रही है वो किस तरह से चलेगी। एक तो हम लोग इस नए काइनिशियन मॉडल में ये चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ फिर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर इसी टाइम पीरियड में कोई खतरनाक किस्म का एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ एकदम एक्सट्रीम किस्म का इवेंट हो गया, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, हमारी इकोनॉमी पे उसका किस तरीके का असर रहेगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में वर्सेस एबनॉर्मल कंडीशन में जो भी स्थिति बनेगी उन सबको इम्पैक्ट, उन सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद आजकल हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं। और इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर कोई भी अननोन किस्म का खतरा आ जाए, कोई सिचुएशन बन जाए अगर एकदम से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह के चलते, तो उससे लड़ने के लिए हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहें, उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इतनी खबरें जो थी इस न्यूज़ से अपने को पढ़नी थी। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि ये न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, या फिर ये नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, या इसके जो दो और खूबसूरत से नाम है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होता है, या फिर आर स्टार क्या होता है। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर वो पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ होती है, या तो आप ये बता दो। दूसरा, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में ना तो किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका नाम क्या रहेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी जो है मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, हर आदमी के पास में एम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट है, स्टेबल इन्फ्लेशन है, तब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे किस नाम से जाना जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2-3 तरह से घुमा के। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो नया काइनिशियन मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हो जो हाल फिलहाल न्यूज़ में है, इसकी क्या खासियत है। तो अपने को याद रखना है कि एक तो जब आपकी नॉर्मल स्थिति रहेगी वर्सेस अगर आपकी एबनॉर्मल स्थिति बनती है क्लाइमेटिक इवेंट के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को ये दोनों कंडीशंस में ये कंपेयर करके बता देता है कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या असर रहेगा। नॉर्मल सिचुएशन में कैसी आपकी इकोनॉमी रहेगी, और अगर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट के चलते एबनॉर्मल सिचुएशन अगर हो जाती है तब आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों का असेसमेंट कर ये आपको बता देता है। खासियत क्या है इसकी कि इसकी मदद से आप बेहतर तरीके की आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हो, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट आपका ज़्यादा बेहतर निकल कर आए, आपकी इकोनॉमी जो है बेहतर तरह से परफॉर्म करे और किसी भी तरीके के खतरे के प्रति आप अच्छे से जो है तैयार रह सकें। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नया काइनिशियन मॉडल या काइनिशियन मॉडल जो आजकल रोल में है या हाल फिलहाल अभी न्यूज़ में है, किससे रिलेटेड है। एक तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से रिलेटेड है। और मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी किस चीज़ का, अगर क्लाइमेट से रिलेटेड कोई रिस्क है या फिर एक्सट्रीम कोई इवेंट अगर वेदर का हो सकता है, उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, उसके असेसमेंट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलें आप नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। अगले समाचार में हमको बात करनी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, इसके बारे में हमको बातचीत करनी। तो समाचार यह है कि अपना जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर NHRC है, जेनेवा में बहुत जल्दी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के लिए तैयारियां कर रहा है। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि हमारा जो NHRC है इसका A स्टेटस मेंटेन रखा जाए या फिर इसको डाउनग्रेड किया जाए। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन या काउंसिल बनी हुई है, वो हर एक देश की ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक स्टेटस देती है। तो टॉप का जो स्टेटस है उसको हम लोग A स्टेटस बोलते हैं, उसके नीचे फिर B स्टेटस आता है, फिर C आता है एंड सो ऑन। तो हमारा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC, जब से हमने यूनाइटेड नेशंस का ये आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन को ज्वाइन किया है, तब से हमारे NHRC को A स्टेटस मिला हुआ है। मगर अब इसके ऊपर विचार किया जाना है कि इसके स्टेटस को बरकरार रखा जाए या फिर इसके स्टेटस को डाउनग्रेड कर B, C या फिर जो भी स्टेटस देना चाहते हैं वो दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर पहले इस मीटिंग का नाम क्या है वो देख लेते हैं। ये मीटिंग है
मीटिंग ऑफ द सब कमिटी ऑन एक्रीडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आपका एक अलायंस है और यही जो है फिर दुनिया भर में अलग अलग देशों के ह्यूमन राइट्स कमीशंस को स्टेटस वगैरह देता है। तो इसकी मीटिंग होने वाली है जिसका लंबा थोड़ा फैंसी सा नाम है, मीटिंग ऑफ द सब कमिटी ऑन एक्रीडेशन ऑफ द UN रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। यही लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि अपने NHRC को ये स्टेटस कंटिन्यू रखा जाए या फिर इसको कम किया जाए। अगर अपना ये जो स्टेटस है ये A रेटिंग से B रेटिंग हो जाता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पहले तो अपन ये देख लेते हैं। अगर अपना जो स्टेटस है वो A रेटिंग पर रहेगा या फिर A रेटिंग की जगह B रेटिंग हो जाएगा तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें हमारी वोट करने की एबिलिटी पे इसका असर पड़ता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अपनी और भी कुछ बॉडीज़ हैं जिसमें हम वोट करते हैं, या फिर हमारा जो NHRC है वो वोट करता है एक बॉडी के तौर पर, तो उसके भी फिर वोटिंग राइट्स आपके छीने जा सकते हैं या फिर आपके वोट की वैल्यू को कम किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं अगर आपकी रेटिंग A से कम कर B कर दी गई। अगर आपकी A रेटिंग है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें आपकी वोटिंग राइट्स जो हैं वो बने रहते हैं यथावत। और भी कई सारी बॉडीज़ हैं जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशंस की, उसमें भी आप वोट कर सकते हो। मगर अगर रेटिंग आपकी B कर दी गई तो फिर एक तो ये UN के जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसमें वोट करने के अधिकारों पर असर पड़ता है, और UNGA की जो बॉडी हैं अलग अलग उनके भी वोट करने के अपने अधिकारों के ऊपर असर पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि यार ये जो NHRC की अपनी रेटिंग है आखिर इसको रिव्यू किया क्यों जा रहा है? अगर हमारी रेटिंग A थी तो फिर इसमें इनको क्या तकलीफ हो गई, पेट में क्या दर्द उठ गया कि अब A रखें या फिर A से B कर दें? इस बारे में ये लोग बैठकर निर्णय लेना चाहते हैं। इसका जवाब यह है कि 2023 में NHRC की जो वोटिंग है इसको होल्ड पर डाल दिया था, या फिर हमारे जो वोटिंग के अधिकार थे उसको होल्ड पर डाल दिया था यूनाइटेड नेशंस में। उसके पीछे की वजह ये बताई थी कि हमारा जो NHRC है इसका कंपोजिशन और प्रोसीजर जो है इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस को कुछ एतराज़ है। कंपोजिशन को लेकर जो भी उनके एतराज़ थे और जिस तरह से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की केसेस का प्रोसीजर का इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसको लेकर इन्होंने अपने कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अपने कुछ लिमिटेशंस या कुछ रिजर्वेशंस वगैरह इन्होंने हमें बताए थे। साथ ही साथ इनका कहना ये था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो भी केस बनता है उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें पुलिस वालों को इन्वॉल्व करना इन्हें जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो भी मैक्सिमम केसेस होते हैं जनरली उसमें इन्वॉल्व पुलिस होती है। तो अगर पुलिस वालों के ऊपर 10 में से 8 या 9 केसेस में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्ज़ाम लग रहा है और उन्हीं का फिर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस के इन्वेस्टिगेशन में, तो ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस के गले नहीं उतर रही है। तो एक तो इनको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही। दूसरा इनका कहना यह है कि हमारी जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसमें हमारी माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है और जेंडर जो लैक ऑफ जेंडर है यानी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी कम। ये बात कुछ हद तक सही भी है। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे जैन हो गए, चाहे बौद्ध हो गए, चाहे हमारे सिख हो गए, इस तरीके की जो बहुत छोटी छोटी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन NHRC में अब तक इतना देखने को नहीं मिला है। तो सही बात है, कोई सिख को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, किसी जैन को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, किसी बौद्ध को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ये बात तो वाजिब है। माइनॉरिटीज़ को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलना चाहिए। जेंडर की बात भी कुछ हद तक सही है कि महिलाओं को इसका और ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है नॉमिनेट करना चाहिए, NHRC का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो एक ये जो इनका कह सकते हैं रिजर्वेशन है, कुछ हद तक सही है कि जेंडर का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कम है, महिलाओं का या फिर ट्रांसजेंडर्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एंड माइनॉरिटीज़ में अपने सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। एक तो इनका ये कहना है। दूसरा ये कि पुलिस वालों का भैया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स के इन्वेस्टिगेशंस में, ये चीज़ हमारे गले नहीं उतर रही, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस बात को लेकर या फिर इसको अगर सिंपल शब्दों में बोलना है कि कंपोजिशन और प्रोसीजर जो है इसको लेकर हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं। इस बात को लेकर 2023 में उन्होंने हमारी वोटिंग को होल्ड पर डाल दिया, वोटिंग पावर्स को, और ये बोला कि आपका जो ये रेटिंग है इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। तो अब ये रिव्यू वगैरह होने वाला है, जाहिर सी बात है हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो उसके लिए फिर अपना जो NHRC वाले हैं ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इस पूरे GANHRI के नाम से जो लंबी चौड़ी आपकी ये फुल इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है, इसकी जो मीटिंग होगी जेनेवा में, उसमें अपना ये पक्ष वहाँ पर जाकर अपना रखेंगे। सो ये जो है न्यूज़ है। अब इसमें से अपने काम की बात क्या है, तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि अगर अपनी जो कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन की किसी भी देश की कोई ह्यूमन राइट्स की से रिलेटेड कोई नेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस क्या उसको किसी तरीके से रेटिंग देती है या नहीं देती? तो जवाब है बिल्कुल रेटिंग देती है। और
वो कौन सी संस्था है जो इस तरीके की रेटिंग देती है, तो उसका जवाब हो जाएगा GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। अच्छा, रेटिंग कितने तरह से दी जाती है, तो अलग अलग स्टेटस होते हैं, A स्टेटस, B स्टेटस, C स्टेटस। अलग अलग स्टेटस की खासियत क्या होती है, हर एक स्टेटस आपकी एबिलिटी जो होती है, आपकी जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी होती है उसकी वोटिंग एबिलिटीज़ पे अफेक्ट करता है। ये ह्यूमन राइट्स का जो काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें आप वोट करोगे कि नहीं करोगे और आपकी वोट की कितनी वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है आपकी रेटिंग क्या है, A रेटिंग है या फिर B रेटिंग है, C रेटिंग है, जो भी है। इसी तरह से और दूसरी जो आपकी जनरल असेंबली की ह्यूमन राइट्स रिलेटेड बॉडी है, उसमें भी आपकी वोटिंग होगी, आप वोटिंग करोगे नहीं करोगे, और वोटिंग करोगे तो फिर उसका आपके वोट की क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है, वो सारी बातें डिसाइड करने के पीछे काफ़ी बड़े लेवल पर जिम्मेदार होती है कि आपकी रैंकिंग क्या है, A रैंकिंग है, B रैंकिंग है, सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ, ये जो पर्टिकुलर कुछ बातें हैं यहाँ से बनकर अपनी आ सकती हैं, इनको अपने को ध्यान में रखना है। एंड अगर ह्यूमन राइट रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाता है मेंस में लिखने के लिए, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ के ऊपर इन दो बातों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जेंडर का जो है बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है, ज़्यादातर पुरुष ही हैं, महिलाएं उतनी मात्रा में नहीं है, ट्रांसजेंडर्स को आपने शामिल नहीं किया, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बात सही भी है। तो इस तरीके से अपने जैन, बौद्ध, सिख, इस तरीके की माइनॉरिटीज़ को इसमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ताकि ये एक बैलेंस जो है यूँ निकल कर आए। प्लस ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वायलेशंस में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तो फिर उसके लिए एक सर्टेन आपको इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसकी एक स्पेसिफिक बॉडी बनाना पड़ेगी, उसके बारे में फिर आप इस तरह से मेंस में लिख सकते हैं। एंड ये यूनाइटेड नेशंस का हवाला दे सकते हैं कि अगर अपन ये सब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर अपने ह्यूमन राइट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर सवाल उठाएंगे, और इस तरह से एक अच्छा जवाब जो है यहाँ से बनकर तैयार हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 30 अप्रैल 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड याद रखें समर शेष है, द वॉर इज़ येट नॉट ओवर। थैंक यू एंड जय हिंद।